Hello there everyone, this is me Vijay and you are on to Biology Central. As we have completed chapter number 6, or you can say the molecular biology, we are going to start with ecology today. And ecology is an important unit that is having a very diverse syllabus. And this unit consists of 14 marks in boards, and there are total 10 questions in the NEET. So it is of 40 marks. It is around 40 marks and very much important for NEET also. Mostly theory, but the theory is all from the chapter number 13, chapter 14, 15 and 16. All of these four chapters are interconnected. और इस यूनिट में जो है हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. See, ecology, what ecology means is, ecology means when there is an interaction between organism to organism. Okay, organism to organism, there is always an there are interactions that are taking place. इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर टू हाइड्रोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर टू लिथोस्फेयर. Now all of these things are also interconnected. जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, इनके बीच में जो है न्यूट्रिएंट साइकिल, इनके बीच में वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब चीजें चलती रहती हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के लिए. तो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में भी इंटरेक्ट करता है और वो इन सब के साथ भी इंटरेक्ट करता है. सो स्टडी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, यहाँ पर जो जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, यहाँ जो जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब की स्टडी के लिए जो भी साइंस की ब्रांच रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज इकोलॉजी. ओके, दिस इज आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल साइंस, बट समवट डिफरेंट. एनवायरमेंटल साइंस से थोड़ा सा अलग है, बट चीजें वही हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13, विच इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट. First of all, the term ecology. So, as you know, the ecology is the study of relationship between organism to organism and also between the hydrosphere, lithosphere and atmosphere. ये सबसे पहले जो टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने दी थी. हैकल ने और क्या दिया था, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, और आप इसका आंसर जो है कमेंट में दे. एक चीज है कि आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, इन चीजों में अगर आप एक यूनिक व्यूअर हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इन सब चीजों में कोताही मत बरता करो, ठीक है. 1869 में ये बिल्कुल सबसे पहले दिया गया था. तो टू अदर टर्म्स इक्विवेलेंट, यानी जो टर्म इकोलॉजी है इसी के इक्विवेलेंट कुछ दो और टर्म्स है. वन इज इथोलॉजी एंड सेकंड इज हेक्सिकोलॉजी. So these are also the study of particularly uh, the study of relationship between species to species, you can say community to community and community to all of the abiotic components. Then there are types of ecology. One is autecology and second is synecology. Autecology particularly deals with the interaction of species with environment. ठीक है. एक स्पीशीज जो है, स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज इज a group of organism, group of related organism that are bound to interbreeding, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो अपने ग्रुप से बाहर, मतलब एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनके सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लगभग लगभग सिमिलर होते हैं और उनके गैमीट जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, फिजिबल होते हैं, फ्यूजिबल होते हैं और फर्टिलाइजेबल होते हैं, यानी वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है. और साइनेकोलॉजी जो है ये जैसे ऑटेकोलॉजी स्पीशीज के लिए था, ये कम्युनिटी के लिए है. ठीक है. आई होप इतना समझ गए होंगे. तो इसके बाद आएगा लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स कौन कौन से, यानी किस लेवल्स में, यानी लोअर मोस्ट से लेके हायर मोस्ट यूनिट जो है इकोलॉजिकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी होती है. सबसे पहले आता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट वन ऑर्गेनिज्म. सेकंड इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट कन्फाइंड एरिया, जो उस एरिया में रहते. फिर उसके बाद आता है बायोटिक कम्युनिटी. इसका मतलब है देयर इज नो involvement of abiotic factor but all of the population of different species
are when combined together is known as biotic community. Okay, तो जो इकोसिस्टम है, दिस इकोसिस्टम इज पर्टिकुलरली, देखिए जो हमारे पास बायोटिक कम्युनिटी थी, ये था जितनी भी पॉपुलेशन एक एरिया में कंफाइंड होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और वो पॉपुलेशन जो है फाइनली एक कम्युनिटी को फॉर्म करेगी। इसके बाद इकोसिस्टम आता है। तो इकोसिस्टम अब तक यहाँ तक किसी भी तरह का ए बायोटिक फैक्टर इंक्लूडेड नहीं था। अब आ जाती है पॉपुलेशन प्लस ए बायोटिक फैक्टर्स। ये एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स आर वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल एंड एयर। ठीक है, ये सब चीजें जो है एबायोटिक फैक्टर में आएंगी। प्लस इकोसिस्टम में वो सब इंटरेक्शंस भी काउंट होती हैं जो आपस में, जैसे ऑर्गेनिज्म एबायोटिक के साथ कर रहा है, एबायोटिक जो है वो ऑर्गेनिज्म के साथ वापस से उसको रिट्रैक्ट कर रही हो, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वो सब जिस एरिया में, कंफाइंड एरिया में हो रहा है, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम के बाद आता है लैंडस्केप। यानी लैंडस्केप जो पर्टिकुलरली है, ये बहुत सारे इकोसिस्टम का एक मिला जुला रूप होता है। यानी इसमें छोटे छोटे लेवल में, जैसे हम बात करें इंडियन पेनिनसुला की, जो नॉर्दर्न रीजन है इस तरह का इंडिया, ठीक है, यहाँ पे गुजरात है और ये ऊपर की तरफ राजस्थान। तो ये जो एरिया है द लोअर सदर्न पेनिनसुला, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट प्रेजेंट है। देखिए इस तरफ क्या है, वेस्टर्न घाट्स, इस तरफ क्या है, ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे कुछ रेन फॉरेस्ट का एरिया भी है, ठीक है, केरल में। और फिर इस तरफ जो है तमिलनाडु के आसपास भी रेन फॉरेस्ट के एरिया है। यहाँ पर कुछ मैंग्रोव मैंग्रोव होते हैं, खारे पानी की झीलें, और जो ब्रैकिश वाटर होता है यानी लेक्स प्रेजेंट है। ऊपर सेंटर की तरफ चले जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये है प्लेट्यू इंडिया। तो यहाँ पर पठार बहुत ज्यादा है, रॉकी एनवायरनमेंट है, बारिश ज्यादा नहीं होती, तो कुछ कभी कभार सूखा पड़ता है। अब थोड़ा सा अगर और इस तरफ चले जाएंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल किनारा जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इकोसिस्टम जो हैं इंडिया के सदर्न पेनिनसुला में प्रेजेंट है, और उसी को मिलाकर बनता है लैंडस्केप, यानी दिस इज वन पर्टिकुलर लैंडस्केप। इसके बाद आता है बायोम। अब बायोम का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बाउंड्री से डिफाइंड, इट इज डिलिमिटेड ऑफ बाउंड्रीज। डिलिमिटेड ऑफ बाउंड्रीज मतलब total area that is having average type of climate, average type of weather throughout year। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ये सब क्या है, बायोम है, जो हम अगली स्लाइड में अभी पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है बायोस्फीयर, यानी वो टोटल हैबिटेबल एरिया जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो फंगस है, चाहे एल्गी है, चाहे प्लांट है, या कुछ भी है, वो सब जहां पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। अब वोल्केनो, डीप इनसाइड अ वोल्केनो देयर इज नो लाइफ प्रेजेंट, सो दैट इज नॉट कंसीडर्ड अंडर बायोस्फीयर। ओके, सो up until now we have studied about the level of ecological organization, and that was including everything, but now we're gonna see the micro environments, the micro habitats. What is environment? It is the sum total of all biotic and abiotic factor। तो किसी भी जगह की, एक पर्टिकुलर जगह, किसी भी जगह की जितनी भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, एनवायरनमेंट कहलाते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ अर्थ और एरिया विद रिगार्ड टू टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, सीजनल वेरिएशन एंड वेदर एक्सट्रीम्स। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बायोम क्या होते हैं, शेयरिंग क्लाइमेट, यानी एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहां पर एवरेज वेदर क्लाइमेट जो है वो लगभग सेम रहेगा। तो वो एवरेज क्लाइमेट जो है किस किस बेसिस पे हो सकता है, दैट कैन बी ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर, दैट कैन बी ऑन रेनफॉल, we have air pressure, we have seasonal variations, yani whether it is having only cold or summer season, or whether it is having just a permafrost condition जो present है टुंड्रा रीजन में, या एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो चला जाता है कि जैसे डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके बाद आता है हैबिटेट। सो हैबिटेट इज स्पेसिफिक लोकेलिटी, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी दैट वी आल्सो हैव स्टडीड प्रीवियसली। हैबिटेट जो है वो एक
कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर उसमें कंबाइन होते हैं, बट फाइनली जो है एक ऐसा एरिया, स्पेसिफिक लोकेलिटी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम करेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ऑल ऑफ इट, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेलिटी। एनवायरनमेंट से ये किस तरह से अलग है कि ये एक पर्टिकुलर जगह की सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक लोकेलिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है निश। निश इज अ स्पेसिफिक हैबिटेट। अब ये हैबिटेट से भी छोटी एक चीज है, एक यूनिट है या एंटिटी है, जिसमें देखिए बात करें अगर हम किसी भी वाटर बॉडी की, ठीक है, तो ये वाटर बॉडी में ये इसका कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया पे कंडीशन जो है अलग तरीके की। अब आप धीरे धीरे से डीप सी की तरफ जा रहे हैं, यानी इसमें 3 लेयर बनती है, ठीक है। ये लेयर जो है वो अलग टाइप के फ्लोरा और फोना मिलेंगे। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। फिशेज में इसमें अलग तरीके की मिलेगी। इधर जो सेंट्रल रीजन है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर वाटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वाटर के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सनलाइट भी कम हो रही है, तो जो मिडल लेवल है इसमें आपको क्या मिलेगा, अलग तरीके की। और जो लोअर मोस्ट है जिसे हम बेंथिक लेयर बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रेशराइज्ड एरिया है, तो जहां पर बहुत कम बायोमास प्रेजेंट है, बट स्टिल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये जो है निश होते हैं। या मैं बात करूं अगर टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल में जैसे एक जंगल का कोई फ्लोर है, इसमें सबसे ऊपर रूट प्रेजेंट है, इन जगहों पर वो ग्रास रूट्स हो सकती है, और सबसे ज्यादा बायोमास यानी डेड एंड डिकेइंग का यहीं पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ एरोबिक बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको, जिनको ऑक्सीजन बहुत आराम से मिल जाती है। इसके बाद और नीचे चले जाओ तो आपको कुछ एनएरोबिक फंगस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, ये निश हो गया इसका, ठीक है जी, दिस इज निश। इसके बाद आती है पर्टिकुलर। नाउ वी आर स्टडिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से ये है बायोम्स। और ये जो बायोम्स है, सी देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ बायोम्स, ठीक है। और आपको दो इसमें पर्टिकुलर क्या दिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसमें these x axis and y axis are, see, based upon the conditions of rain and based upon the conditions of temperature. There are two things. One, the lowermost temperature, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर माइनस में रहता है, और अगर वो प्लस में भी जाता है तो समर जो है बहुत छोटी होती है। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ये है आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। इंडिया में ये कहां प्रेजेंट है वो भी हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। इसके बाद आते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट। कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो मेडिसिनल वैल्यू के लिए और इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है, मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है ग्रासलैंड्स। और ग्रासलैंड जो है जैसे सवाना ग्रासलैंड्स है, अफ्रीका के ग्रासलैंड्स है, इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली ग्रासलैंड्स नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बड़े कि दिस एरिया इज हैबिटेबल अकॉर्डिंग टू द ग्रासलैंड एनिमल्स, वो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर डेजर्ट्स हैं, ठीक है, तो डेजर्ट के अंदर सबसे कम रेनफॉल होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। प्लस बायोमास प्रोडक्शन सबसे कम कहाँ होती है, डेजर्ट्स के अंदर होती है। इसके बाद आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, जिनके अंदर मीडियम सा मामला है सारा, जिन्हें हम बोलते हैं जंगल, ठीक है, और वो जंगल जो है इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, वह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इंडिया के अंदर काफी प्रेजेंट है, बट स्टिल इट इज लिमिटेड टाइप। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वो भी हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो मेजर बायोम्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है टुंड्रा यानी कोल्ड डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट जो है ये पर्टिकुलर है आपके ऐसे रीजन्स के लिए जहां पर एवरेज रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम होती है। कवर्ड इन स्नो मोस्ट, यानी ज्यादातर टाइम क्या है वहां पर स्नो प्रेजेंट होती है। अब इसका एग्जांपल अगर आप लेंगे, तो जैसे जैसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चले जाएंगे यानी नॉर्थ पोल की तरफ चले जाएंगे, वैसे वैसे चीजें जो है वो इसी तरह की टुंड्रा के फॉरेस्ट, टुंड्रा के जो डेजर्ट है यानी कोल्ड डेजर्ट, ये आना शुरू हो जाते हैं।
मिलता क्या है, ज्यादातर हमें फ्लोरा के नाम पे मिलती है इसमें फर्न्स एंड मोजेस, और एनिमल्स में हमें इसमें रेडियर मिलते हैं और कुछ पोलर बेयर्स मिलते हैं। बट वो भी अकॉर्डिंग, जब ज्यादा सर्दी होती है तो या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या वो हाइबरनेट कर लेते हैं। विंटर टेम्परेचर है वो -30 टू -40 डिग्री, अब ये -40 डिग्री, ठीक है। समर इज शॉर्ट ड्यूरेशन एंड 45 टू 75, यानी 1.5 महीने से सिर्फ 2 महीने के आसपास जो है वो समर होती है, और हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है मैक्सिमम। प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, देख लीजिए 200 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, बहुत कम। सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन एंड दिस इज नोन एज परमाफ्रोस्ट कंडीशन, यानी सॉइल जो है अगर उसके अंदर कोई सीड गिर भी जाता है तो उसको बहुत ज्यादा क्या है, मेहनत करनी पड़ती है जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये जो है प्रेजेंट है हिमालयन रेंज में, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, लद्दाख है, इनके आसपास का जो एरिया, और आप जानते होंगे इंडिया और चाइना के बीच में जो आजकल लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो सारी रेंज ये टुंड्रा के कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर वेजिटेशन के नाम पे बहुत ही कम चीजें हैं। इसके बाद आते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है इसके अंदर मोस्टली क्या इस तरह के आपने देखे होंगे क्रिसमस ट्री टाइप्स, तो इस तरह के पेड़ होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस। प्रेसिपिटेशन इज 10 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर इन द ड्राई पार्ट्स, और इसमें दोनों तरीके की कंडीशंस प्रेजेंट है, ड्राई भी और वेट भी, तो ये 100 टू 35 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के अराउंड वेटर पार्ट्स हैं। एवरेज विंटर टेम्परेचर डज नॉट, यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, एवरेज विंटर टेम्परेचर, यानी माइनस में जा सकता है पर प्लस में 6 से ऊपर नहीं जाता। गर्मियां जो है काफी ठीक ठाक होती हैं, गर्मियों में दिन जो है वो बड़े होते हैं और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, these deciduous forests are, these are also present in India, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका जो ईयरली एवरेज है, सर्दियों में टेम्परेचर जो है -30 तक जा सकता है, और टोटल एवरेज टेम्परेचर यानी गर्मियों में थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो हाई भी रहता है। समर जो है वो गर्म होती है और विंटर जो है वो कोल्ड होती है, यानी समर में गर्मियां ज्यादा होंगी और विंटर्स के अंदर कोल्ड भी ज्यादा होगा, यानी बोथ ऑफ द कंडीशन ये एक्सट्रीम्स तक जाता है। इसका प्रेसिपिटेशन जो है वो 75 टू 150 सेंटीमीटर पर ईयर, और इसमें प्रोडक्शन जो है वो 3000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी प्रेजेंट है डेसिडुअस फॉरेस्ट, और लास्ट में हम एक मैप देखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। दीज फॉरेस्ट हैव ऑल ऑफ द 4 सीजन विद नोटिसेबल पीरियड्स, यानी अब वो पहला ये आया है जहां पे चारों सीजन हमें देखने को अच्छे तरीके से मिल। इसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है क्या, रेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। सबसे ज्यादा यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो एरियाज हैं जहां पे रेन जो है वो 200 से लेके 1000 सेंटीमीटर ईयरली, ये क्या है, एवरेज है, 200 से लेके 1000, कम होगा तो वो 200 तक जाएगा, यानी ड्राई मोस्ट पार्ट में भी 200 सेंटीमीटर की जो रेन है वो होती है। और इसके बाद है 1000 सेंटीमीटर, तो ये जो है हाईएस्ट रेंज है एवरेज के, उसमें हाईएस्ट एवरेज, अभी अब इससे भी ज्यादा जा सकता है। रेन अगर थ्रू आउट ईयर पूरे साल इसमें जो बारिश होती रहती है, और ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अब देखिए किसी भी चीज के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या चीजें जरूरी है, वाटर एंड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर स्लाइटली हायर एंड प्लस वाटर इज हायर, तो दोनों कंडीशन जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिल जाती है। प्लांट बहुत अच्छे से पैदा होते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 1 हेक्टेयर एरिया में एटलीस्ट 200 स्पीशीज हमें मिल जाती हैं ट्रीज की, यानी एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ढूंढना चाहें कि वहां एक फ्रॉग मिला आपको और दूसरा फ्रॉग आप ढूंढने चले जाएं, तो उससे पहले आपको कम से कम 150-200 दूसरी चीजों की स्पीशीज जो है वो मिल जाएंगी। 70 to 80% ऑफ ऑल इंसेक्ट, 80 to 85% ऑफ ऑल बर्ड्स आर नोन फ्रॉम दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन्हीं से मिलता है हमें। तो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कौन सा है, दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट, किधर है ये, साउथ अमेरिका। पिछले टाइम इनमें आग लगी हुई थी तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। टोटल वर्ल्ड का 3 to 5% ऑक्सीजन यही सप्लाई कर रहा है फिलहाल के लिए। एवरेज टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री, एवरेज टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री अगर है तो मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से सर्दियों में यहाँ पे
जम जाती है चीजें ओस की तरफ, बट लगातार रेन होती रहती है तो सब कुछ नॉर्मल बना रहता है। और टेम्परेचर देखिए, ह्यूमिडिटी जो है अपने साथ में हमेशा हाई टेम्परेचर लेकर आती है। सो एवरेज टेम्परेचर जो है वो कभी कभार 40 डिग्री टू 45 डिग्री तक जा सकता है। और ये टेम्परेचर जो है काफी हद तक नीचे भी जा सकता है, 5 डिग्री टू 6 डिग्री। Forests occupy 1/12 of the total land but possess more than half of the flora and fauna of the world. यानी 1/12, 12 में से सिर्फ एक हिस्सा, 12 हेक्टेयर का अगर वर्ल्ड है तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा क्या है, ये रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बट हर दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज कहाँ मिलती है वर्ल्ड के अंदर, अगर 200 दो स्पीशीज हैं तो एक स्पीशीज में से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। प्रोडक्टिविटी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, 12,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है इनकी प्रोडक्शन होती है। इंडिया के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो है मेघालय, चेरापूंजी। और चेरापूंजी की भी अगर हम बात करें तो एक जगह है जिसका नाम है मोहसिन राम। यहाँ मिलती है, यहाँ होती है सबसे ज्यादा बारिश मोहसिन राम में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, बाकी कुछ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट्स पे और ईस्टर्न घाट्स पे भी है। तो इसके बाद आते हैं डेजर्ट। और डे टेम्परेचर जो है वो 38 से 50 डिग्री तक राइज हो सकता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर है, एवरेज है ये। ठीक है। नाइट टेम्परेचर फॉल बिलो -4 डिग्री टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा डाउन भी हो सकता है। डेजर्ट गेट लेसर देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन, यानी इसमें रेन नहीं होती, और अगर रेन नहीं होती तो वाटर स्कार्सिटी, और वाटर स्कार्सिटी अगर होगी तो प्लांट जो है वो बहुत ही ज्यादा, एक तो उनके पास अडोप्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। दूसरा क्या है, उनकी जो रूट्स होती है वो काफी ज्यादा डाइवर्स फैली हुई होती है। ठीक है। इसके अलावा लीस्ट अमाउंट ऑफ रेन एंड लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल बायोम, सबसे कम प्रोडक्टिविटी है इसमें 100 to 150 किलो कैलोरी के आसपास होता है। इसके बाद आता है ग्रासलैंड्स, और ग्रासलैंड्स इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। एनुअल रेंज जो है वो -20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे वुड ट्रीज जो है वो बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो इतने ज्यादा डेवलपमेंट उनकी नहीं हो पाती। प्रेसिपिटेशन एंड रेन जो है वो 25 to 75 सेंटीमीटर ऑफ ईयर, यानी ठीक ठाक सी रेन हो जाती है। और वेजिटेशन जो है उसमें मोस्टली ग्रासेज आती हैं। बार बार जो है ग्रासलैंड्स में आग लगती रहती है, जिसकी वजह से चीजें जो है उथल पुथल होती रहती है। अब आ चुके हैं हम इंडिया के मैप पे। तो मेजर बायोम्स इन इंडिया आपके क्लास के जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें चार अलग अलग तरीके के आपको फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, मेजर बायोम्स इन इंडिया। सो इन इंडिया देयर आर टोटली नॉर्मली, इफ आई टेल यू देयर आर फोर। ठीक है, मेजरली कितने हैं, चार। बट इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम कंसिडरेबल मानते हैं, और हम इसको है जो वो पांच बायोम्स पढ़ते हैं इंडिया के। इंडिया में सबसे पहले जो है वो है ट्रॉपिकल। अब ये कलर को कोडिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जो एरिया है दिस इज द डार्क एरिया। ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि ये एरिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सारा का सारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके अलावा कुछ रीजन जो है मेनलैंड का, इसके बाद उड़ीसा और बिहार इसके आसपास का एरिया इसमें है। सुंदरबंस का डेल्टा वगैरह जहां है उधर आसपास है इसमें। इसके बाद एक जगह है ईस्टर्न घाट्स पे, तो ये यहाँ पर कार्डमोम हिल्स जो है, एनामलाई हिल्स हैं, इनके पास ये रेन फॉरेस्ट है। और इसके बाद ये है वेस्टर्न घाट्स पे। तो ये ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स। तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखना कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। तो एक सबसे पहले उसमें कॉमन एग्जांपल है उसमें वेस्टर्न घाट्स का। दूसरा है इसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये वही जंगल जिनकी मैं बात कर रहा था, जहाँ टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल और सब कुछ नॉर्मल सा रहता है। तो ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियोस फॉरेस्ट का। ठीक है। इसके अंदर उत्तराखंड का कुछ एरिया आता है, यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार,
कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नीचे की तरफ कर्नाटका, फिर उसके बाद बीच में कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का, नीचे तमिलनाडु, ये सब एरिया जिसमें कवर्ड होते हैं। और इसके बाद आता है माउंटेन। माउंटेन का मतलब है वही अल्पाइन टुंड्रा वाला एरिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा वहां पे क्या प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो ये कोल्ड डेजर्ट है। अब देखिए एरिया जो है इस तरह का ऊपर का दिखा दिया है, बट इतना ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तो ये एरिया जब भी मैंने अलग से निकाला है, दिस एरिया इज कॉमनली द कोल्डन डेजर्ट। और ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, सियाचिन। ठीक है, 18,000 से 20-22 हजार फीट की ऊंचाई पर है। अभी फिलहाल जो है चाइना का डिस्प्यूट इन्हीं जगहों के आसपास चल रहा है। टेम्परेचर, सर्दियां आने वाली है तो बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये एरिया जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट है, जिनको माउंटेन फॉरेस्ट बोल दिया जाता है। टेम्परेचर जो है सर्दियों में थोड़ा ज्यादा डाउन चला जाता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लगातार ही बर्फ पड़ती रहती है। और फिर इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया और असम का एरिया जो प्रेजेंट होगा। बीच में एक छोटा सा एरिया सिक्किम भी है। तो इस तरह से ये यहाँ भी प्रेजेंट है। इसके बाद आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी जहां से समुद्र का पानी जो है वो बैक मारता है। बैक मारता है तो मतलब इधर मैंग्रोव्स बन जाते हैं। इसमें ये एरिया उड़ीसा का लोअर मोस्ट, सॉरी, बिहार का लोअर मोस्ट एरिया ये वाला। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट में। अलावा इसके ये कर्नाटका का ये रीजन जो है ये भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाता है, यानी जहां पर दलदल का एरिया होता है। ठीक है, जहां पर समुद्र का पानी जो है काफी ज्यादा हाई टाइड्स के साथ अंदर घुसता रहता है। इसके बाद है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं डेजर्ट्स के अंदर। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का और कुछ एरिया कर्नाटका का कवर करता हुआ ये क्या है, डेजर्ट्स। इसके बाद गुजरात का काफी एरिया, और गुजरात के एरिया के अलावा राजस्थान जहां पर थार डिस्ट्रिक्ट और ये सब एरियाज हैं, यहाँ पे क्या है सारा थोर्न एरिया। यानी ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जिनके पास मोस्टली जो है एडाप्टेबिलिटी है टू स्टे इन xerophytic conditions. So that was all about the biomes and major biomes present in India, also with major biomes given in your ecology. So thank you so much everyone. This was me Vijay. जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट स्टिल आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगी इस चैप्टर को फटाफट से करने के लिए और बहुत डिटेल से करने के लिए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।